नमस्कार दोस्तों, अगर आप पटना हाई कोर्ट के माध्यम से जुडिशियल सिस्टम में एक ऊंचे पद पर पहुंचने का सपना देख रहे हैं तो बिहार सुपीरियर जुडिशियल सिस्टम डिस्ट्रिक्ट एंड जज एंट्री लेवल डायरेक्ट फॉर्म बार एग्जाम 2026 की ये रिक्रूटमेंट आपके लिए एक शानदार अवसर लेकर आई है। आज के इस वीडियो में हम इस भर्ती से जुड़े सभी 17 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एकदम गहराई से चर्चा करेंगे ताकि आपको फॉर्म भरने से लेकर सिलेक्शन तक किसी भी तरह की परेशानी ना हो। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं पहले 5 महत्वपूर्ण पॉइंट्स को एक एक करके। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये जॉब किस चीज़ की है। तो आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल डायरेक्ट फॉर्म बार के पद के लिए सीधी भर्ती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाली है। इसके अंतर्गत कुल 8 वैकेंसीज हैं जो कि 31 मार्च 2026 के स्थिति के अनुसार तय की गई है और आगे बढ़ भी सकती है। ये सीधे डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज लेवल की पोस्ट है। इसका रुतबा और इसकी जिम्मेदारी बहुत बड़े हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके इम्पोर्टेंट डेट्स, क्योंकि समय पर आवेदन करना सबसे पहली जीत है। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की शुरुआत 16 अप्रैल 2026 से हो चुकी है और इसकी अंतिम तिथि यानी कि क्लोजिंग डेट 15 मई 2026 को रात 11:59 तक है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, आपको फ़ी पेमेंट के बाद फॉर्म फाइनलाइज करने और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए 22 मई 2026 रात 11:59 तक का समय मिलता है। इसलिए अंतिम दिन का इंतज़ार बिल्कुल ना करें। तीसरा पॉइंट है एप्लीकेशन फीस का, जिससे आपको ऑनलाइन मोड में ही भुगतान करना होगा। अगर आप जनरल या एनी ए कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए आवेदन शुल्क है 1500। वहीं अगर आप बिहार राज्य के SC ST या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड यानी कि OH कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए फीस आधी है 750। यहाँ याद रखिएगा कि एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में रिफंड नहीं होगा। चौथा और सबसे टेक्निकल पॉइंट है इसकी एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्म बार रिक्रूटमेंट है। इसके लिए एडवोकेट्स आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने एडवोकेट या प्लीडर के रूप में कम से कम 7 साल या उससे अधिक की कंटिन्यूअस प्रैक्टिस की हो। इसके अलावा सबसे बड़ा रूल ये है कि पिछले 3 साल 2022 से 23, 23 से 24, 24 से 25 में अपने प्रत्येक साल कम से कम 24 केस में अपीयरेंस दिए हों और इसका वैलिड सर्टिफिकेट भी देना होगा। 5वां महत्वपूर्ण बिंदु है उम्र यानी कि एज लिमिट। इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु आवेदन की तिथि पर कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और वह 50 ईयर से कम होना चाहिए, यानी 35 से 50 साल के बीच में वही अनुभवी वकील इसके लिए पात्र होंगे जो कैरियर के उस पड़ाव पर जुडिशरी में डायरेक्ट बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं। छठा पॉइंट सबसे ज़्यादा मोटिवेट करने वाला है और वो है सैलरी। इस पद पर चयनित होने के बाद कैंडिडेट को एक शानदार और बेहद बेहतरीन वेतनमान मिलता है। ये बिहार सुपीरियर जुडिशियल सर्विस का रिवाइज्ड पे स्केल है। 1,44,840 से लेकर 1,94,660 लेवल J5 है। इसके अलावा सरकार के नियम अनुसार जितने भी अन्य एडमिसेबल अलाउंसेस यानी कि भत्ते होते हैं वो सभी इसके साथ जुड़ कर मिलते हैं, जो इसे देश के सबसे प्रतिष्ठित और बेहतर वेतन वाली जुडिशियल जॉब में से एक बनाते हैं। 7वां महत्वपूर्ण बिंदु है सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन कैसे होगा। इस भर्ती में मुख्य रूप से 3 चरणें होती हैं। सबसे पहला स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए। उसके बाद मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस रिटन एग्जाम देना होगा और अंतिम चरण होगा वाइवा वॉइस टेस्ट यानी कि इंटरव्यू। याद रखिए, स्क्रीनिंग टेस्ट के मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते, वो सिर्फ फिल्टरिंग के लिए होते हैं। 8वां पॉइंट है एग्जाम पैटर्न, जिसे समझना आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर स्क्रीनिंग टेस्ट होता है तो वो 300 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। हर सही जवाब पर 3 मार्क्स मिलेंगे और हर गलत जवाब पर 1 मार्क्स का निगेटिव मार्किंग होगा। वहीं मेंस रिटन एग्जाम और इंटरव्यू का वेटेज 80% और 20% का होता है।
पास होने के लिए हर थ्योरी पेपर में 45%, इंटरव्यू में 30% और ओवरऑल एग्रीगेट 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है। 9वां पॉइंट है सिलेबस का, यानी आपको पढ़ना क्या क्या होगा। स्क्रीनिंग और रिटन दोनों में लॉ के मेजर सब्जेक्ट शामिल है। इसमें द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सीपीसी, लिमिटेशन एक्ट, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के साथ साथ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फैमिली कोर्ट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और पर्सनल लॉज हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जैसे प्रमुख अधिनियम पूछे जाते हैं। 10वां पॉइंट है फॉर्म भरते समय लगने वाले जरूरी डॉक्यूमेंट्स का। आपके पास अपना स्कैन फोटो, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर और वाइट पेपर पर ब्लैक इंक से लिखा हुआ हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप रिजर्वेशन के लाभ ले रहे हैं तो बिहार का परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, एनसीएल, कास्ट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी तैयार रखना होगा। 11वां महत्वपूर्ण पॉइंट है एक बेहद टेक्निकल और ज़रूरी नियम, जिसे अगर आपने मिस कर दिया तो फॉर्म अटक सकता है। जब आप पटना हाई कोर्ट की वेबसाइट पर ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करते हैं तो पेमेंट होते ही तुरंत फ़ोटो, सिग्नेचर और डिक्लेरेशन अपलोड करने का ऑप्शन नहीं खुलता है। आपको सफल भुगतान के 24 घंटे के बाद दोबारा पोर्टल पर लॉगिन करना होगा, तब जाकर आप अपने स्कैन डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकेंगे और फॉर्म को फाइनल सबमिट कर पाएंगे। इसलिए इस 24 घंटे के गैप को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। 12वां पॉइंट है हैंड रिटन डिक्लेरेशन का। फॉर्म भरने वक्त आपको एक वाइट शीट पर काले इंक से अपना हाथ का एक डिक्लेरेशन लिखना होगा और उसे स्कैन करके अपलोड करना होगा। उस डिक्लेरेशन का एग्जैक्ट टेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट में दिया गया जो शुरू होता है आई डू हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द पार्टिकुलर्स गिवन हियर इन द अबव आर ट्रू, ये फाइल जेपीईजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और इसका साइज मैक्सिमम 50 KB तक होना अनिवार्य है। 13वां पॉइंट पिछले 3 सालों की इनकम से जुड़ा है। कैंडिडेट्स को आवेदन के दौरान के बाद की प्रक्रिया में पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स यानी 2022 से 23, 23 से 24 और 24 से 25 की नेट इनकम का फॉर्मल डिक्लेरेशन देना होगा। इसके अलावा अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत आवेदन कर रहे हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के 26 के लिए वैलिड इनकम एंड एसेस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। 14वां पॉइंट खास तौर पर विवाहित महिला यानी कि मैरिड वुमेन के उम्मीदवारों के लिए है। जो महिलाएं पति के साथ रहती हैं और रिजर्वेशन या ईडब्ल्यूएस का लाभ लेना चाहती हैं, उनका इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट पति के परमानेंट एड्रेस पर बना होना चाहिए, लेकिन वहीं उनका रेसिडेंशियल यानी कि निवासी सर्टिफिकेट उनके पिता के नाम पर और एड्रेस पर जारी होना अनिवार्य है। इस छोटे से नियम में लोग अक्सर गलती कर देते हैं, इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा। 15वां महत्वपूर्ण पॉइंट उन उम्मीदवारों के लिए है जो पहले से ही किसी सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थान पर एम्प्लॉयड हैं। अगर आप पहले से ही नौकरी कर रहे हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयर को इसकी जानकारी देनी होगी। परीक्षा और इंटरव्यू में बैठने के लिए आपको अपने विभाग से ओरिजिनल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी और सर्विस की लेंथ का प्रूफ देना होगा। बिना एनओसी के साथ ऐसे कैंडिडेट्स की उम्मीदवारों पर संकट आ सकता है। 16वां महत्वपूर्ण पॉइंट बेहद गंभीर है और वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिजेक्शन का नियम। आपका एडमिशन हर स्टेज पर पूरी तरह से प्रोविजनल होता है। अगर किसी भी स्थिति में, चाहे स्क्रीनिंग से पहले हो, रिटेन के बाद हो या इंटरव्यू के दौरान, ये पाया गया कि आपने कोई गलत जानकारी दी है, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते हैं, तो बिना किसी नोटिस या वार्निंग के आपकी कैंडिडेचर तुरंत रद्द कर दी जाएगी। इसलिए फॉर्म में हर एक डिटेल्स बिल्कुल सही भरें।
17वां और आखिरी महत्वपूर्ण पॉइंट आपके द्वारा दी गई जानकारी की लीगल जिम्मेदारी से जुड़ा है। फॉर्म में भरा गया हर एक डाटा आपको व्यक्तिगत रूप से बाइंड करता है। अगर आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी झूठी या फर्जी पाई जाती है तो सिविल लॉ के तहत कार्रवाई के साथ साथ आप पर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी चलाया जा सकता है। इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही से बचें और सभी दस्तावेज दमदार और ऑथेंटिक रखें। तो दोस्तों, ये थी पटना हाईकोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज एग्जाम 2026 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और बेहद जरूरी बातें। उम्मीद है कि आपको ये पूरी जानकारी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और अब आप बिना किसी गलती के एग्जाम फॉर्म भर सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो या जानकारी पसंद आई हो तो इसे अभी लाइक करें, अपने उन सारे दोस्तों और एडवोकेट साथियों के साथ शेयर करें जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे ही लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई भी सवाल या कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए साइलेंट हार्डवर्क जारी रखें और अपना पूरा ध्यान रखें। धन्यवाद।